नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा आनंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ई श्रम योजना से संबंधित बात करने वाले हैं। बहुत लोगों ने इस पे रजिस्ट्रेशन करवा भी चुके हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद भी उनको भली भांति इस प्रकार की जानकारी अभी तक भी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार आने वाले भविष्य में ई श्रम योजना से हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप भली भांति इस बात से अवगत हैं कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जो कि ई श्रम योजना के रूप में जानी जाती है। इस योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार की ओर से ही 26 अगस्त 2021 को की गई। यदि आप वैसे व्यक्ति जो अभी तक ई श्रम योजना से कनेक्ट नहीं हुए हैं, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, तो वैसे व्यक्ति ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बशर्ते आपकी उम्र 16 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इस योजना से संबंधित और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ई श्रम योजना आखिरकार क्या है। ई श्रम योजना में यानी कि यह जो योजना संचालित है केंद्र सरकार द्वारा, तो इसमें पंजीयन कराने के लिए कौन कौन से व्यक्ति इलेबल है, यानी कि कौन कौन से योग्य हैं और कौन कौन से व्यक्ति अयोग्य हैं। उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कराने के दरमियान में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसके बाद आगे प्रारंभ करते हैं महत्वपूर्ण जानकारियां कि ई श्रम कार्ड योजना सरकार की ओर से जो जारी की जाने वाली एक योजना है। इसमें एक स्पेशल कार्ड मिलेगा सभी लोगों को, सभी यूजर्स को, यानी कि सभी श्रमिक को, और जिसका लाभ वो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलेगा। तो यह जो हमने यहाँ पे पीछे इन सेंटेंसों का जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के समक्ष रखा, इसमें दो बातें निकल करके आई। एक यह बातें थे कि कार्ड यानी कि ई श्रम योजना से संबंधित जो कार्ड मुहैया कराई जाएगी वह, और दूसरी बात आई वो संगठित क्षेत्र, यानी वो संगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को ही इस पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्ड के बारे में। तो आपको यानी कि वैसे व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, पंजीयन करवाए हैं, वैसे व्यक्ति को एक, जैसा कि आपके पास आधार कार्ड है उसी के आधार के अनुसार से, यानी कि सेम उसी वैसे ही जस्ट लाइक आधार कार्ड, इस योजना के तहत लाभान्वित व्यक्ति को एक कार्ड मिलेगा। उसमें 12 डिजिट जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उसमें डाला रहेगा, और उस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो मिलेगा उस कार्ड के आधार पे यदि आपको एक बार सरकार की ओर से मुहैया करा दी जाएगी तो उसे फिर आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी वह आपका लाइफ टाइम कार्ड रह जाएगा। और उस कार्ड में यहाँ तक भी बताई गई है कि बीच बीच में उस कार्ड को आपको अपडेट यानी कि रिन्यूअल करना होगा। तो अपडेट करने के लिए उसमें खास ज़्यादा मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी आपका जो सामान्य डॉक्यूमेंट्स है यानी कि सामान्य एड्रेस है उसको देना होगा, उसके बाद फिर आपका वह अपडेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात निकल के आती है कि वो संगठित क्षेत्र के लोग कौन से जाने जाते हैं। तो इसको डिटेल में समझने के लिए और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे बोर्ड का ही ज़रूरत पड़ेगा, इसका ही सहारा लेंगे। तो सबसे पहले होती है बात कि ई श्रम कार्ड जो बनेगा, तो उसमें कार्ड के बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही चुके थे। उसके बाद आप इस बात से भली भांति अवगत है कि भारत में दो प्रकार के वर्कर्स हैं, दो प्रकार के श्रमिक हैं। एक संगठित क्षेत्र के जो कि ऑर्गेनाइज्ड एरिया का होता है, यानी कि संगठित मतलब हो गया कि उसका जो काम करने का तरीका है कहीं एक जगह फिक्स हो जाते हैं और वहीं सारा दिन उसको काम मिलता है, और आगे आने वाले जो समय है वहीं पे उसको काम करना पड़ता है। उसके बाद वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत वैसे व्यक्ति आते हैं जो आज काम एक जगह किए तो दूसरे दिन वह यदि काम की तलाश में जाते हैं तो वहाँ पे काम नहीं मिलता, नहीं कि दूसरे जगह फिर काम करना पड़ता है। तो वो संगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र श्रमिकों को दो पार्ट्स में बांटा गया है। तो संगठित क्षेत्र में और थोड़ा सा इसको हम डिटेल करते हैं। तो इसके अंतर्गत आप ले सकते हैं जो जॉब करने वाले हैं, नौकरी पेशा के हैं,
या संगठित ऑर्गेनाइज एक जो एरियाज होता है वहाँ पे वह काम करते हैं और उसको प्रतिदिन और जो वेतन के साथ साथ उनकी कुछ जो अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है, सारा उसका खाका तैयार होता है। और इसके साथ साथ संगठित क्षेत्र में वैसे भी वर्कर आते हैं, वैसे भी कामगार आते हैं जो कहीं जो प्राइवेट फैक्ट्री में भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो उसे भी वहाँ पे सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, तो वह भी संगठित क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं। और वो संगठित क्षेत्र में इसमें जो मजदूर हुए या तो फिर रिक्शा चालक या तो और भी तरह तरह के जो भी काम करने वाले हैं, फुटपाथ पे काम करने वाले जो गए काम किए उसके बाद घर चले आए, फिर दूसरा दिन उसको काम करना है, फिर तीसरे दिन करना है, तो उसके लिए काम की तलाश की आवश्यकता होती है। तो यह वो संगठित, इसको सीधे साधे इस प्रकार से समझिए कि जो गरीब है और जो मजदूर है जिसे काम की तलाश प्रतिदिन नए स्तर से करना पड़ता है, यह वो संगठित क्षेत्र के वर्कर्स हो जाते हैं। और भी हम इस पे विशेष बात कर लेते हैं यहीं पे कि जो संगठित क्षेत्र के वर्कर्स हैं, यानी कि जो नौकरी पेशा के हैं या प्राइवेट में भी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, उसके लिए ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। यानी कि वैसे व्यक्ति जो कि संगठित क्षेत्र के वर्कर हैं और ESIC तथा EPFO से जुड़े हैं, ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा EPFO जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन होती है, इससे यदि वह व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो उसका ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। और इसके बाद आगे इसका पॉइंट्स है, इनकम टैक्स भरने वाला व्यक्ति, यानी कि जो इनकम टैक्स भरते हैं, यानी सरकार को टैक्स के रूप में जो उसकी आमदनी होती है वह टैक्स के रूप में भरते हैं, तो उसकी भी यह योजना के तहत उनको भी लाभ नहीं मिलने वाला, अर्थात ई श्रम योजना कार्ड उससे नहीं बनेगा। और अंत में यहाँ पे है कि भारत का नागरिक नहीं होने की स्थिति में, तो यह तो जो भारत के नागरिक है उसी के लिए ई श्रम कार्ड बनेगा। और आगे इसमें बात कर लेते हैं फिर फ़ायदे यानी कि बेनिफिट्स, यानी कि इससे क्या लाभ होने वाले हैं आगे भविष्य में। तो कहीं पे भी रोज़गार की तलाश यदि आप करने के लिए जाते हैं, पहला इसका पॉइंट है कि कहीं पे भारत के किसी भी प्रदेश में, किसी भी स्टेट में यदि काम की तलाश में जाएंगे और यदि आपके पास यह कार्ड अवेलेबल है, ई श्रम कार्ड अवेलेबल है, तो निश्चित रूप से आप काम कर सकते हैं और काम की तलाश कर सकते हैं। दूसरा में है कि दुर्घटना बीमा यानी एक्सीडेंटल बीमा यदि हो जाती है, आपकी यदि मृत्यु हो जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन यह जो विधि विधान है इसको कोई रोक नहीं सकता है, तो दुर्घटना बीमा में वैसी स्थिति में इसके द्वारा 2 लाख का आपको वहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। फिर आंशिक रूप से विकलांगता, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यदि आंशिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपकी सांसें अभी चल रही है और विकलांग होकर के रह रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको 1 लाख का फिर बेनिफिट मिलने वाला है। फिर आर्थिक सुरक्षा, जो अत्यंत गरीब है वैसी स्थिति में कुछ अलग प्रकार की जो महामारी होती है, प्राकृतिक प्रकोप होता है, वैसी स्थिति में सरकार द्वारा बीच बीच में उन लोगों को हेल्प की जाती है। जैसे अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कोरोना का समय, पिछले साल देखे भी थे कि हम लोगों ने कोरोना के समय में सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई थी और बहुत सारे व्यक्तियों को जिनके पास जनधन योजना का अकाउंट था उसमें पैसा भी आया था। तो इस प्रकार से आने वाले भविष्य में वैसी कोई आर्थिक समस्याएं उन लोगों को होती है, प्राकृतिक प्रकोप द्वारा जूझ रहे हों, तो उनको भी आर्थिक सुरक्षा वहाँ पे प्रदान कराई जाएगी। इसके साथ साथ अन्य लाभ है, यदि आपके पास ई श्रम योजना है, लेकिन पहले भी मिल रही थी और अब है कि निश्चित रूप से यदि रहेगी तो यह भी लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो मिलने वाले लाभ है वह भी मिलेगा। फिर अटल पेंशन योजना, PM आवास योजना, PM राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, आयुष्मान भारत, PM कौशल, इससे और भी इत्यादि रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि हम रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराए हैं तो आखिरकार किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता होगी। तो
उस डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले आधार कार्ड की डिमांड की जाएगी, मांग की जाएगी। जब कहीं पे कैफ़े में जाइएगा आप पंजीयन के लिए, या तो यदि आप एक्सपर्ट हैं मोबाइल चलाने में तो आप अपने मोबाइल से स्वतः इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, उसके बाद पैन कार्ड, फिर बैंक खाता यानी अकाउंट नंबर भी लगता है, फिर फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का और मोबाइल नंबर। और इसमें है कि वह जो मोबाइल नंबर है आपका आधार कार्ड से अटैच होना चाहिए, यानी कि जुड़ा होना चाहिए, तभी आप ई श्रम योजना में रजिस्ट्रेशन यानी कि उस पर पंजीयन करा सकते हैं। उसके बाद अन्य जानकारी और भी ली जा सकती है, जिसमें है कि आपका नाम पूछा जाएगा, पता, फिर पेशा क्या है यानी कि ऑक्यूपेशन क्या है, फिर एबिलिटी क्या है जो कि यह शैक्षणिक योग्यता के रूप में आपकी पूछी जाएगी, और कौशल की जानकारी यानी स्किल, आप किस काम में महारत है उसके बारे में भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए और उसको फुलफिल किया जाए। तो इस तरह से यह थी ई श्रम योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जो कि आने वाले भविष्य में इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। और इस योजना से अटैच होने के लिए यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन होने के लिए ज़्यादा पैसे की यहाँ पे यानी ज़्यादा धनराशि की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने नज़दीकी कैफ़े में जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह छोटी सी जानकारी है, लेकिन आपके आने वाले भविष्य के लिए एक काफ़ी अहम मुद्दा बन सकता है। तो ज़रूर अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।